जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डेली जीके इनसाइट पर। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों को हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं और इसका सेट नंबर 1 जो है डिस्कस हो चुका है। अगर आप उसका वीडियो नहीं देखे होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर सेट नंबर 1 का वीडियो देख सकते हैं। और इसमें हम सभी प्रश्नों का इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इस सीरीज में लगभग हम लोग 250 प्रश्न देखने वाले हैं। जो जस्ट रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो हुआ था, उसमें अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए हैं। और उसका आप अगर एनटीपीसी एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसका आप वीडियो देखकर ही जाइएगा, क्वेश्चन को देखकर ही जाइएगा, क्वेश्चन को रिवाइज करके ही जाइएगा। और उससे संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप अच्छी तरीके से याद करके जाइएगा, ताकि आपको एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएशन एग्जाम हो रहा है उसको एग्जाम देने में आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन अध्ययन कर चुके हैं, ये 21 नंबर क्वेश्चन है। तो 21 नंबर देखते हैं कि उत्तरकाल में रिकॉर्डर कोर्ट का स्थान आज के समय में कौन ले लिया है। तो जैसा आपको पता है, क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि रिकॉर्डर, तो रिकॉर्ड कौन करता है? यहाँ सर्वोच्च न्यायालय इसका आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय जो है आज के समय में रिकॉर्डर कोर्ट का स्थान ले लिया। हम लोग आगे देखेंगे कि रिकॉर्डर कोर्ट क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था 19/6/2025 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। सभी क्वेश्चन का हम लोग लास्ट कॉर्नर में लिख दिए हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस डेट में पूछा गया था। तो इसका क्या आंसर हो गया? सर्वोच्च न्यायालय। देखो रिकॉर्डर कोर्ट क्या होता है, हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, रिकॉर्डर कोर्ट जो है ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत में स्थापित एक प्रकार की अदालत थी। जब ब्रिटिश भारत पर शासन कर रहे थे तो उसमें ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत में एक प्रकार अदालत थी, जो मुख्य रूप से ब्रिटिश नागरिकों, अंग्रेज, यूरोपीय व्यापारी के आपराधिक और दीवानी मामलों का सुनवाई करता था। अगर हम वर्तमान समय की बात कर लें तो 52 नंबर का सीजीआई कौन है? जस्टिस भूषण रामकृष्णन गवई, जिसे हम शॉर्ट में बीआर गवई के नाम से भी जानते हैं। इसको पूरा नाम भी याद रखिएगा आप लोग। अनुच्छेद कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। अनुच्छेद 124। तो 124 में क्या है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है, उसकी स्थापना की बात की गई है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है, उसकी योग्यता की बात की गई है, कार्यकाल की बात की गई है और पद से हटाने की प्रक्रिया की बात की गई है। और इसी में सीजीआई का भी उल्लेख है। और एक अनुच्छेद देख लेते हैं हम लोग, अनुच्छेद नंबर 137। अनुच्छेद नंबर 137 क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? अपने आदेशों को पुनर्विचार या रिव्यू कर सकती है। ये जुडिशियल रिव्यू पुनर्विचार की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217 क्या कहता है? हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति में सीजीआई सलाह देती है। सीजीआई न्यायाधीश, हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति में सीजीआई सलाह देती है। लेकिन अनुच्छेद 217 है, उसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीशों में सीजीआई सलाह देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? देखिए यहाँ पर, सड़क प्रकाश व्यवस्था और जल निकासी जैसे सीमित नगर पालिकाओं के छोटे शहरों के प्रबंधन में कौन सा शहर स्थानीय स्वशासन निकाय करता है? और ये जो प्रश्न है आपको 5 जून 2025 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। और इसको ऑप्शन की बात कर लें तो पहला विशेष प्रयोजन एजेंसी, टाउन एरिया समिति, ट्रस्ट और नगर निगम। तो इसमें आपका ऑप्शन डी लग रहा होगा, लेकिन डी जो है नगर निगम की बात कर लें तो बड़े शहरों के लिए होता है। यहाँ पर हम लोग से छोटे शहरों के लिए पूछा गया। तो अगर इसमें नगर पालिका रहता, नगर पंचायत रहता, तो उसका आंसर हो सकता था। लेकिन नगर पंचायत ऑप्शन नहीं दिया है, तो नगर पंचायत से भी एक नगर शहर के लिए एक छोटा समिति होती है, टाउन एरिया समिति। इसका आंसर क्या है? टाउन एरिया समिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। सबसे पहले टाउन एरिया समिति क्या होती है? तो टाउन एरिया समिति एक प्रकार का शहरी स्थानीय निकाय है, जो छोटे कस्बों और अर्ध शहरों के लिए बनाया जाता है। और यह नगर पंचायत से भी छोटा होता है। नगर पंचायत प्रशासनिक इकाई है और इसके कार्य बहुत सीमित है। अगर इसको कार्य की बात कर लें टाउन एरिया समिति के, तो सड़क निर्माण और रख रखाव है, लाइटिंग, सड़क प्रकाश का व्यवस्था करना है, जल निकासी है, कहीं पर जल जमा हो रहा है तो उसका जल निकासी का काज करना है, साफ सफाई करना है, और छोटे स्तर पर कर वसूली, जैसे मेला कर सब हो गया, अगर राज्य सरकार का अनुमति हो तो। और यही काज लगभग नगर पंचायत का होता है, जो शहर का सबसे छोटा होता है। आगे बात कर लेते हैं। ये आमतौर पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य होते हैं। टाउन एरिया समिति के जो सदस्य होते हैं मिलकर बनती है, और न चुने हुए जनप्रतिनिधि से बनती है। टाउन एरिया समिति जो है
चुने हुए प्रतिनिधियों से नहीं बनती है और राज्य सरकार द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। आगे की बात कर ले हम, इसका प्रशासनिक प्रमुख जो होता है राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है। टॉर्नेडियो समिति के बारे में आप देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत शहरी स्थानीय निकाय को 3 श्रेणियों में तय की गए हैं। पहला क्या है, नगर पालिका। दूसरा क्या है, पहला आपका है नगर पालिका जो कि बड़े शहरों के लिए होता है। दूसरा की बात कर लेते हैं तो नगर पालिका है जो मध्यम आकार के शहरों के लिए होते हैं। तीसरा बात करते हैं नगर पंचायत जो छोटे शहरों या कस्बों के लिए होता है। सबसे नीचे क्या होता है, नगर पंचायत होता है, उसके बाद नगर पालिका और सबसे बड़ा कौन होता है, नगर निगम होता है जो बड़े शहरों के लिए होता है। और इसे भाग 9 के ए में रखा गया है। और अनुच्छेद की बात कर लेते हैं तो 243 बी से लेकर तो 243 जेड जी तक है। और विषय की बात करते हैं तो नगर निगम में 18 विषय दिया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकतम कितनी अवधि कारावास की सजा दी जा सकती है। और एक क्वेश्चन जो 17 जून 2025 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। इसका ऑप्शन देख लीजिए आप, यहाँ पर 7 वर्ष है, आजीवन कारावास है, 3 वर्ष है और 10 वर्ष है। इसका राइट आंसर जो है 7 वर्ष है। आगे हम लोग देखते हैं कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसका राइट आंसर क्या हो गया, 7 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए क्या है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन होता है। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या होता है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला स्तर पर एक न्यायिक अधिकारी होता है। डिस्ट्रिक्ट जज नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट जज दूसरा होता है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दूसरा होता है, अलग होता है। अगर बात करें आगे हम, तो वह जिला न्यायालय के अधीन काम करता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसके अधीन कार्य करता है। और जिले के सभी मजिस्ट्रेटों का प्रमुख कौन होता है, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होता है। सीजीएम, जिसको सीजीएम बोलते हैं शॉर्ट में, सीजीएम का मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र जिले के आपराधिक मामले का न्यायिक प्रबंधन और सुनवाई में भी शामिल है, सुनवाई भी करता है आपराधिक और दीवानी मामलों में, और इसमें अधिकतम वो 7 साल तक सजा दे सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 की हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इस प्रावधान के तहत राज्यपाल न्यायिक सेवा नियमों को कुछ मजिस्ट्रेटों तक विस्तृत कर सकता है। तो कुछ अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद कितना घर है, अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 247। तो इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल जो है न्यायिक सेवा नियमों को कुछ मजिस्ट्रेट तक विस्तृत कर सकता है। और ये जो क्वेश्चन जो है 21 जून 2025 को पूछा गया था। इसका राइट आंसर 237 है। अनुच्छेद नंबर 237 के तहत राज्यपाल न्यायिक सेवा नियमों को कुछ मजिस्ट्रेटों तक विस्तृत कर सकता है। तो सभी अनुच्छेदों को हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे थे तो अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 233 में क्या है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है। अनुच्छेद 234 की बात कर लेते हैं, अन्य न्यायिक सेवाओं की नियुक्तियां हैं, मतलब जिला न्यायाधीश जज की नियुक्तियां, अन्य न्यायिक सेवा जो अभी देखे हम लोग, मुख्य न्यायिक जो था वो उस प्रकार के और भी होता है, तो अन्य न्यायिक सेवाओं की नियुक्तियां। अनुच्छेद 235 की बात करते हैं, न्यायालयों पर नियंत्रण है। अनुच्छेद 236 की बात करते हैं तो परिभाषा दिया गया, किसका परिभाषा है कि डिस्ट्रिक्ट जज कौन होगा और जुडिशियल सर्विस रिव्यू कौन होगा, जुडिशियल सर्विस मुख्य न्यायाधीश पदाधिकारी कौन होगा। आगे की बात करते हैं अनुच्छेद 237 नंबर, तो क्या है, मजिस्ट्रेटों पर न्यायिक सेवा प्रावधानों का विस्तार करना, जो राज्यपाल को अधिकार दिया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो भारत के पर्यावरणीय अधिनियम के तहत दंड हरित मंजूरी लागू करने के लिए 2024 में निम्नलिखित में किस प्राधिकरण को मजबूत किया गया है। 2024 में एक अधिनियम आया था जो पर्यावरण अधिनियम से संबंधित था। इसका ऑप्शन की अगर हम बात कर लेते हैं, जिसका ऑप्शन पहला ऑप्शन क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्राधिकरण। दूसरा ऑप्शन की हम लोग बात कर रहे थे तो वन सलाहकार परिषद। तीसरा ऑप्शन की बात कर रहे थे तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चौथे ऑप्शन की बात कर रहे थे तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। इसका राइट आंसर जो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इस पर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब है, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी, चीफ पॉल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो, एक ऐसा संगठन है जो भारत में स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, शुद्ध जल, स्वच्छ पर्यावरण बनाए रखने के लिए नीतियां बनाती है, निगरानी करती है और राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को मार्गदर्शन देता है। आगे बात करते हैं, सीपीसीबी की स्थापना जो है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम
74 के तहत की गई थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ दे कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम कब आया था, तो 1974 में आया था। अगर सीपीसीबी की मुख्यालय की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली में है, और यह जो है पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, और इसके वर्तमान में कैबिनेट मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी ने किस वर्ष सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय नीतियां की सिफारिश की थी। इसका ऑप्शन नंबर जो है एक 1962 है, 1947 में की थी, 1975 में की थी और 1958 में की थी। ऑप्शन बताइए कि किस वर्ष राष्ट्रीय विकास परिषद ने सहकारी समिति पर राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की थी। इसका राइट आंसर 1958 है। एनडीसी के बारे में देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन जो है 9 जून को पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को हुआ था। उद्देश्य की बात करते हैं तो देश में पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों के राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करता था, और वर्तमान समय में यह निष्क्रिय हो चुका है और इसकी जगह नीति आयोग आ चुका है। नीति आयोग कब आया था, 2014 के बाद 2015 में आया था। आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ हम, कि न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी द्वारा वर्गीकृत निम्नलिखित में से कौन सी न्यायिक समीक्षा इस श्रेणी में नहीं है। मतलब इस पर अगर कोई चीज हो, कानून बनता है या कोई विधि लाया जाता है तो उसको समीक्षा नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 रहा कि संसद या राज्य विधानमंडल के विधि निर्माण और अधीनस्थ विधि निर्माण की न्यायिक समीक्षा। संसद और विधानमंडल कोई कानून बनाता है तो उसको न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं कि नहीं, इसको समीक्षा की जाती है और कर भी सकती है। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की न्यायिक नियुक्तियों की समीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश की नियुक्ति होती है उसकी समीक्षा की जा सकती है कि नहीं, तो नहीं, आज भी इसकी समीक्षा नहीं की जाती है, और इसका निर्धारण जो है, जो इसका नियुक्ति जो है कोलेजियम पति के द्वारा होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, संघ और राज्यों के पदाधिकारियों की प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा। अगर संघ और राज्य के पदाधिकारी कहीं कार्रवाई करते हैं तो उसका भी समीक्षा की जाती है। आगे बात करते हैं तो संवैधानिक संशोधन और न्यायिक समीक्षा। आज भी संवैधानिक संशोधन होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट देखता है, अगर वो मूल अधिकार के विरुद्ध होता है तो उसे रद्द किया जा सकता है। इसका राइट आंसर की हम बात कर लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नीतियों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 28 की हम लोग बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत कितने राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करने की घोषणा की गई। और ये जो क्वेश्चन है 21 जून 2025 को पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 100, ऑप्शन नंबर ए 100, दूसरा 111, तीसरा 150 और चौथा 122 है। तो इसका राइट आंसर जो है 111 है। अगर आपसे पूछ दे कि वर्तमान समय राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितना है, 111 है। तो ये कब से हुआ है, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के बाद राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितना होगी, 111 होगी। आपको यह भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम कब आया था, 2016 में आया था। चलिए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, जलमार्ग भी हम लोग देखेंगे। तो इस अधिनियम के माध्यम से 106 नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग की घोषित किया गया था। आगे बात कर लेते हैं। तो पहले से मौजूद 5 राष्ट्रीय जलमार्गों को मिलाकर कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए। अगर कुछ हम लोग राष्ट्रीय जलमार्ग की बात कर ले तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बात करते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है गंगा नदी पर है, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक है, और ये कितना किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर है। और यह ध्यान रखिएगा, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है। जलमार्ग 2 की बात, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात करते हैं तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और ये सादिया से लेकर ढुबरी तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की बात कर लेते हैं, एक मिनट। राष्ट्रीय जलमार्ग अगर हम लोग 3 की बात करते हैं तो ये जो है कोल्लम से कोटमपुरम तक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की बात करते हैं तो ये काकीनाडा से लेकर पुडुचेरी तक है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 5 की बात करते हैं तो मछलीपट्टनम से लेकर तलचर उड़ीसा तक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संघ लोकसेवा आयोग के कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया। यानी संघ लोकसेवा आयोग वार्षिक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करती है राष्ट्रपति को, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 330 के तहत, अनुच्छेद 321 के तहत, अनुच्छेद 324 के तहत, अनुच्छेद 322 के तहत। इस सभी अनुच्छेद को हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं कि अनुच्छेद 330 के तहत
जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, वे रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सभी अनुच्छेद ये यूपीएससी से संबंधित है और इसके सभी अनुच्छेदों को हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट अनुच्छेद 315 की बात कर लेते हैं, तो लोक सेवा आयोगों की स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 316 की बात कर लेते हैं, तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों और उसकी नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 317 की बात कर लेते हैं, तो सदस्यों का निलंबन और उसे हटाने का प्रावधान अनुच्छेद 317 में दिया गया है। अनुच्छेद 318 की बात कर लेते हैं, तो लोक सेवा आयोग के नियम, लोक सेवा आयोग से संबंधित नियम का उल्लेख 318 में किया गया है। 319 में आर्टिकल 319 की बात करते हैं, तो सदस्यों की सेवा अवधि और सेवा समाप्ति के लिए शर्तें जो है अनुच्छेद 319 में है। अनुच्छेद 320 की बात कर लेते हैं, तो लोक सेवा आयोग के कार्य जो है अनुच्छेद 320 में है कि इसका क्या कार्य है, अनुच्छेद 320 में है। आगे बात करते हैं, तो अनुच्छेद 321 में आयोगों के कार्य क्षेत्र में विस्तार करने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल को है। निसंग लोक सेवा आयोग का कार्य का विस्तार संसद करेगा और लोक सेवा आयोग का राज्य विधानमंडल करेगा। अनुच्छेद 322 की बात कर लेते हैं, तो लोक सेवा आयोग के वित्तीय खर्चों का प्रबंधन का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 330 की बात करते हैं, तो लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के बारे में बताया गया और यही प्रश्न हम लोग से पूछा गया था। आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। निम्नलिखित में से भारत में नगर पालिकाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? हम लोग अभी देखे थे कि नगर पालिकाओं का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? महापौर होता है। इसके अलावा जो दो होता है, नगर पंचायत और नगर परिषद, इसका प्रमुख अध्यक्ष होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक निर्देशक सिद्धांतों को अनुप्रयोग से संबंधित है, यानी कौन सा इसको लागू करता अनुप्रयोग से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? अनुच्छेद 37 है। जैसा कि आपको पता है कि राजनीतिक निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में दिया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। तो अनुच्छेद 37 में कहा गया कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय इसके अनुप्रयोग से संबंधित है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। लघुवाद न्यायालय का संबंध निम्नलिखित में कौन सा कदम सही है? तो इसका राइट आंसर की बात कर लेते हैं। इसका ऑप्शन जो है, इसके निर्णय अंतिम होते हैं लघुवाद न्यायालय में, लेकिन इसे उच्च न्यायालय में संशोधन किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए इसके बारे में, लघु न्यायालय के बारे में हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत में लघुवाद न्यायालय जो है कब से प्रावधान किया गया? तो लघुवाद न्यायालय जो अधिनियम 1987 आया था। आपको भी ध्यान रखना कि लघुवाद न्यायालय अधिनियम कब आया था? तो 1887 है, 1987 बोल रही है, 1887 में लघुवाद न्यायालय अधिनियम आया था। और ये न्यायालय आमतौर पर शहरों और महानगरों में स्थापित की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूर्वकालिक कार्मिकों की कुल संख्या कितनी होती है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल मतलब पूर्वकालिक कार्मिकों की संख्या कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन आपका है अध्यक्ष, और उसमें 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है 6 जून 2025 को पूछा गया था कि इसका राइट आंसर क्या है? तो उसमें अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। कुल सदस्यों की बात कर ले तो 6 हो जाएगा। और इसकी बात और ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो। चलिए इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो होती है 12 अक्टूबर 1993 को होती है। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को आती है। इसी के तहत 12 अक्टूबर 1993 को भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना होती है। इस आयोग के एक अध्यक्ष होता है जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है। मुख्य न्यायाधीश हो या सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं, न्यायाधीश भी हो सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? इस शहरी स्थानीय निकायों के बिल की समीक्षा के लिए 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किस वित्तीय संस्था की स्थापना की गई है? ऑप्शन नंबर है नगर पालिका कोषागार बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य वित्त आयोग और शहरी कराधान प्राधिकरण। तो इसका राइट आंसर क्या है कि वित्त सहयोग के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए क्या स्थापना किए गए थे? तो राज्य वित्त आयोग की स्थापना राज्य सरकार करती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है, क्योंकि यहाँ वित्तीय संस्थान पूछा है तो वित्तीय संस्थान क्या है? राज्य वित्त आयोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। नगर पालिका का डिटेल अध्ययन हम लोग पीछे किए ही है। तो क्वेश्चन नंबर 35 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि मार्च 2025 में भारतीय संसद ने आवर्जन और विदेशी विधेयक 2025 पारित किया। इस कानून के द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम को
विशेष रूप से निरसित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को समाप्त किया गया। प्रवास अधिनियम 1983, नागरिकता अधिनियम 1995 और विदेशी अधिनियम 1946। तो कौन सा अधिनियम को समाप्त किया गया? तो विदेशी अधिनियम 1946 जो था, इसे 2024 में संसद ने इसे समाप्त कर दिया है। आगे हम लोग देख लेते हैं विदेशी अधिनियम क्या है। तो विदेशी अधिनियम 1946 की बात कर लें तो भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून है जिसका उद्देश्य विदेशी यानी भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति, जिसका भारत का नागरिकता नहीं हो, उस विदेशी उसका भारत में प्रवेश, विकास, आवागमन और उसके अधिकारों को नियंत्रित करना होता है। उस अधिनियम के तहत इसका मुख्य मकसद भारत में गैर भारतीय नागरिकों के प्रवास और आवास को नियंत्रित करना, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनी रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विवाद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आता है? मूल क्षेत्राधिकार कौन कौन होता है? जैसे ना इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होते हैं, जिसमें अगर 2 राज्य आते हैं तो मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं, या केंद्रीय राज आता है तो मूल क्षेत्राधिकार में आता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग 1 की बात कर लेते हैं। अगर ऑप्शन नंबर 1 क्या है कि गुजरात और एक निजी कंपनियों के बीच वाणिज्यिक अनुबंध विवाद है। इसमें एक राज्य आ गया, एक बड़ी कंपनी, निजी कंपनी आ गया, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो आगे की बात कर लेते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद। तो यहाँ पर 2 राज्य है, अगर 2 राज्यों के क्षेत्रीय सीमा को लेकर विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में आता है, लेकिन इसमें जल बंटवारे को लेकर है, तो इसके लिए भारत सरकार कानून बना सकती है। अनुच्छेद दिया गया, इसको हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, 262 है। तो आगे हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो संवैधानिक कानून मुद्दे में महाराष्ट्र और केंद्र के बीच विवाद। यहाँ पर महाराष्ट्र यानी एक राज्य आ गया और केंद्र आ गया, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में आता है। आगे बात करते हैं तो पंजाब और हरियाणा के बीच क्षेत्रीय सीमाओं को लेकर मतभेद। देखिए इसमें 2 राज्य आ गया, ये सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में आता है। तो कौन सा नहीं होगा? इसका राइट आंसर जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे को लेकर विवाद। अगर दोनों राज्यों के बीच सीमा के बीच विवाद होता है तो मूल क्षेत्राधिकार में आता है, लेकिन जल को लेकर विवाद है तो यह मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आता। इसे भारत सरकार कानून बनाकर इसका निराकरण कर सकती है। अनुच्छेद आर्टिकल 262 की बात कर लेते हैं हम लोग। आर्टिकल 262 में अंतर्राज्यीय जल विवाद के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? कौन सा भारतीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम राज्य नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत के रूप में आय, स्थिति, सुविधा और अवसरों की असमानताओं को कम करने के बारे में वर्णन करता है? यानी कौन सा संशोधन हुआ था जिसमें कहा गया था कि आय, स्थिति, सुविधा और अवसरों की समानताओं को कम करें, यानी किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम है, उसको सबको इक्वल करें। 42वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में कहा गया था कि आय, स्थिति, सुविधाएं और अवसरों की असमानताओं को कम करें। अगर 42वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसे मूल संविधान भी कहा जाता है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 जो है सहकारिता से संबंधित है, और 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की बात कर ले तो यह शिक्षा से संबंधित है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 38(2) संविधान में जोड़ा गया, और उसमें क्या कहा गया है कि राज्य प्रयास करेगा कि आय, स्थिति, सुविधा और अवसरों में असमानताओं को कम किया जाए। अनुच्छेद 38(2) में कहा गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में आर्टिकल 352 के संदर्भ में भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया था। तो ये भी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कैबिनेट शब्द जो है अनुच्छेद 352 संदर्भ किया गया। एग्जाम में आपसे ये भी पूछता है कि कैबिनेट शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ध्यान रखिएगा तो अनुच्छेद कितना है? 352 में है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? भारत में नागरिक उड्डयन अवसंरचना कौन सा प्राधिकरण भी नियमित करता है? भारत में नागरिक उड्डयन की अवसंरचना जो है कौन सा प्राधिकरण जो है विनियमित करता है, उसको देखता है, उसको रेगुलेट करता है। ऑप्शन नंबर की बात कर लेते हैं तो पहला ऑप्शन है भारतीय विमान प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं तो भारतीय नागरिक उड्डयन फोरम। तीसरा ऑप्शन नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA, और सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। और ये जो NTPC 17 जून को 2025 को शिफ्ट 1 में
पूछा गया था। तो आपका ऑप्शन जो है डी और बी तो नहीं लग रहा है, आपको ऑप्शन ए और सी लग रहा है। तो इसमें हम लोग दो कैसे छाट देखेंगे, दोनों का आज हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट में कि भारतीय विमान प्राधिकरण जो है इसका काम क्या है और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का काम क्या है हम लोग देख लेते हैं। इसको शॉर्ट में ए कहते हैं, AAI है, इसका शॉर्ट नेम DGC है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय जो है संस्थान प्राधिकरण है जो भारत के नागरिक उड्डयन अवसंरचना के बारे में देखता है। दोनों के कार्य को हम लोग अलग अलग दे देते हैं। अगर इसकी बात करते हैं भारतीय विमान प्राधिकरण का, तो यह हवाई अड्डों का निर्माण करती है और उसके विकास से संबंधित कार्य करती है, बाकी कार्य DGCA करता है। देख लीजिए यहाँ पर DGCA की मुख्य भूमिकाएं की बात करते हैं। तो पहला इसका क्या है, नगर विमान क्षेत्र के नियमन यानी रेगुलेशन ऑफ सिविल एविएशन, जितना भी जहाज हवाई जहाज हो ये उसे रेगुलेट करती है। आगे बात करती है पायलट और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरों की लाइसेंसिंग, मैंने कौन सा पायलट हो सकता है उसका लाइसेंस कौन देता है, DGCA देता है। तीसरा क्या है, एयरलाइन और विमानों का रजिस्ट्रेशन और निरीक्षण करती है, सुरक्षा मानकों का निर्धारण और निगरानी करती है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के साथ समन्वय बनाती है, एयर ट्रैफिक डेटा को संग्रह और विश्लेषण करती है कौन, DGCA, और ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। AAI जो है द्वारा संचालित या हवाई अड्डों का निर्माण और उसका संचालन करता है, ये भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और वर्तमान समय में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की बात कर लेते हैं तो ज्योतिराज सिंधिया। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं कि लोक अदालत द्वारा दिए गए निर्णय किस समान होते, किसके समान होते हैं, तो क्या दीवानी न्यायालय के आज्ञप्ति के समान होती है, या उच्च न्यायालय के निर्णय के समान होता है, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के समान होता है, और मजिस्ट्रेट के आदेश के समान होता है। लोक अदालत को हम लोग पिछले सेट में ही डिटेल में अध्ययन किए थे कि लोक अदालत क्या होती है और इसका फैसला किस प्रकार होता है। ये दोनों पक्षों के संयोजन से होता है और इसका फैसला बाध्यकारी होता है और इसका मानना ही होता है और इसमें अपील नहीं किया जा सकता। और ये दीवानी और छोटे मामलों में दिखता है और जिसका वैल्यू 1 करोड़ से कम होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए है कि दीवानी न्यायालय के अज्ञापित, यानी इसमें अपील नहीं किया जा सकता, उसके बारे में देखता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आप यहाँ तक आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप NTPC के एग्जाम देने जा रहे हैं अंडर ग्रेजुएट, तो आप इसको जरूर देख कर जाइएगा। अगर आपको इसका PDF लेना है तो हमारे फेसबुक प्रोफाइल डेली इनसाइट से जुड़े, वहाँ पर आपको सभी PDF वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेट नंबर 3 में।